नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम बीए अंतिम वर्ष प्रथम पत्र जिसका प्रथम इकाई में पहला टॉपिक है अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। ये टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब अंग्रेज व्यापारी बनकर 1600 ईस्वी में भारत आए तो उस समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, तो उसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की चर्चा से पहले जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, किस प्रकार से क्रम से जो है यूरोपीय व्यापारी बनकर भारत में आए, तो उसके बारे में पहले एक हल्की सी चर्चा कर लेते हैं कि जब भारत में यूरोपीय शक्तियां प्रवेश किया या व्यापारी के रूप में प्रवेश किया, तो कौन कौन सी व्यापारिक शक्तियां कंपनियां जो है भारत में किस क्रम से आई, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भारत में जो है प्रवेश यूरोपीय शक्ति का प्रवेश करें तो सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली जो व्यापारी बनकर भारत में आए, तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए। और पुर्तगालियों में क्योंकि पुर्तगाली शासक जो है नए नए औपनिवेशिक बनाने में और उनकी खोज करने में बड़ा इच्छुक था, बड़ा उसे जो है शौक था, तो उन्होंने जो है अपने व्यापारियों को जो है आर्थिक सहयोग भी दिया, साथ भी दिया, और उसके साथ जो है व्यापार के लिए उपनिवेशों की खोज के लिए उनको व्यापारियों को भेजा। तो सबसे पहले जो है 1497 ईस्वी में उन्होंने वास्को डी गामा को जो है नई उपनिवेश की खोज में पूर्वी द्वीप की तरफ भेजा। और ये वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह 1498 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा। और उस समय जो है कालीकट का शासक जो था वह जमोरिन था, हिंदू शासक जमोरिन था। इसने इनका स्वागत किया और इनको काफ़ी सहायता भी दी और व्यापार करने के लिए सहयोग भी दिया। कालीकट पहुंचने के बाद इनका जो प्रथम गवर्नर बन के आता है, पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर भारत में, वह था अल्मीडा, जो 1509 ईस्वी में भारत आया। और यह जो है अल्मीडा जो था, यह प्रथम जो है पुर्तगाली गवर्नर था, और ये 1515 ईस्वी तक जो है भारत में रहा। अल्मीडा बड़ा ही महत्वाकांक्षी था और इसने जो है अपनी शक्तियों का, अपने व्यापार का काफ़ी विस्तार किया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है धीरे धीरे पश्चिमी तट पर जो है स्थित गोवा, ड्यू और सालसेट और बसीन, चोल और बंगाल में जो है हुगली और मद्रास पर जो है उसके तटों पर अधिकार कर लिया और अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। लेकिन अल्मेडा जो है स्थायी रूप से जो है सफल नहीं हो सका और इस प्रकार जो है वह व्यापार करता रहा। उसके बाद अल्बुबर्क आते हैं, जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में, अल्बुबर्क। तो वह आते हैं और अपने व्यापार का जो है प्रसार करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनको स्थायी रूप से सफलता नहीं मिलती है। और 1629 ईस्वी में शाहजहाँ हुगली पर आक्रमण करते हैं और हुगली को जो है छीन लेते हैं, पुर्तगालियों से छीन लेते हैं। और इसी प्रकार 1639 ईस्वी में मराठों ने सालसेट व बसीन पर अधिकार कर लिया, उनसे बसीन और सालसेट का क्षेत्र छीन लिया। और 1661 ईस्वी में जो है जब ब्रिटिश सम्राट की शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी से, तो उसे पुर्तगाली राजकुमारी शादी के कारण जो है बम्बई को दहेज में दे दिया जाता है, और वह राजकुमार या सम्राट जो है मुंबई को या बम्बई को अंग्रेज कंपनी के हाथों किराए पर दे देता है। इस प्रकार पुर्तगालियों का प्रवेश भारत में होता है। और ये पुर्तगाली शक्ति जो सबसे पहले भारत में आई और सबसे अंतिम में भारत से गई,
1961 तक जो है गोवा और दमन दीव पर जो है इनका अधिकार रहा और 1961 के बाद जो है इनको यहाँ से भगाया गया। तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। उसके बाद डचों का प्रवेश होता है भारत में। डच भारत आते हैं, जो 1604 ईस्वी में भारत आते हैं। इनकी कंपनी जो थी वह 1602 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया, एक संगठन तैयार किया गया जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया इसको। और यह जो है 1604 में इनका जहाजी बेड़ा कालीकट पहुंचा। कहाँ पहुंचा? जो है कालीकट इनका जहाजी बेड़ा 1604 ईस्वी में वह भारत पहुंचा। और इन्होंने जो है सर्वप्रथम मछलीपट्टनम, पेटापोली, पुलिकट आदि स्थानों पर से अपना व्यापार प्रारंभ किया। और इनकी जो नाविक शक्ति थी, डचों की जो नाविक शक्ति थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी, काफ़ी अच्छी शक्ति थी। और इन्होंने जो है अपनी नाविक शक्ति के द्वारा पुर्तगालियों की शक्ति को परास्त किया, उनको समाप्त किया। लेकिन फिर जो है अंग्रेजों से जब इनका संघर्ष हुआ डचों का, तो अंग्रेजों ने जो है इनको परास्त कर दिया और भारत छोड़ने पर ये मजबूर हो गए। तो दूसरा नंबर आता है डचों का। तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज। जो अंग्रेज जो है 1608 ईस्वी में इनका पहला जहाज जिनका नाम था हेक्टर, वह सूरत बंदरगाह पर उतरता है। तो इनका प्रवेश होता है 1608 ईस्वी में तीसरे नंबर पर। लेकिन इस कंपनी का जो है निर्माण महारानी एलिजाबेथ ड्यूटर ने जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक व्यापारियों का संगठन बुलाया, एक संघ तैयार किया, उसको जो है एक अधिकार पत्र दिया और इसी अधिकार पत्र से जो है उस व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। और 1600 ईस्वी में जब व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई तो जो है उसके बाद 1608 ईस्वी में जो है यह कंपनी का पहला जहाज जो है जिसका नाम हेक्टर था, वह भारत के सूरत विख्यात बंदरगाह सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। और यहाँ इसके जहाज का कैप्टन जो था, कप्तान जो था, वह हॉकिंस था। और वह हॉकिंस मुगल सम्राट शाहजहां से मिलने के लिए गया और जहांगीर से मिलने के लिए गया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने और व्यापार की अनुमति मांगने का प्रयास किया। लेकिन हॉकिंस को काफ़ी सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस समय जहांगीर पर जो है पुर्तगालियों का प्रभाव था। इसी पुर्तगाली प्रभाव के कारण जो जहांगीर ने उनको विशेष सुविधाएं और व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि हॉकिंस को जो है इंग्लिश खां और इंग्लिश खां की उपाधि दी गई और उसे जो 400 का मनसब भी प्रदान किया गया, लेकिन फिर भी विशेष रूप से इनको जो है सहायता नहीं मिली। उसके बाद अंग्रेज जो है 1612 ईस्वी में पॉल कैनिंग और 1615 ईस्वी में है विलियम एडवर्ड राजा जेम्स यानी सम्राट जेम्स प्रथम के पत्र लेकर मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन यह भी जो है व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में असफल रहे। उसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमसरो जहांगीर की सेवा में उपस्थित हुआ, उसे कुछ आश्वासन मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपनी जो बस्ती बसाई वह सूरत में बसाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सबसे पहले बस्ती सूरत में पहली बस्ती जो इन्होंने बसाई वह सूरत में अपनी बस्ती बसाई। और 1631 ईस्वी में इन्होंने मछलीपट्टनम में कोठी स्थापित की और 1640 ईस्वी में कंपनी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के आसपास का क्षेत्र खरीद लिया और वहां जो है सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया। तो इन्होंने जो है मद्रास में सर्वप्रथम सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। 1651 ईस्वी में हुगली में कारखाना खोला अंग्रेजों ने। 1651 ईस्वी में हुगली में कारखाना खोला और 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो राजकुमार था, जिसकी शादी जो है पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुई थी, तो उनको बम्बई दहेज मिला और उसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर को किराए पर दे दिया गया क्षेत्र वह।
इसके बाद चौथा नंबर आता है फ्रांसीसियों का, जो भारत में आते हैं फ्रांसीसी, उनका नंबर आता है। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए और ये जो है 1604 और 1609 में इन्होंने एक फ्रांस की सरकार ने जो है एक कंपनी बनाने का, व्यापारिक कंपनी बनाने का निर्णय किया, संगठन बनाने का निर्णय किया। कंपनी की स्थापना उन्होंने की, 2 बार की, लेकिन ये दोनों बार ही असफल रहे। यानी कि 1604 और 1609 में 2 बार फ्रांस ने जो है व्यापारिक कंपनी का गठन किया, लेकिन ये व्यापारिक कंपनियां असफल हुई। उसके बाद 1644 ईस्वी में 1644 ईस्वी में जो है एक नई फ्रेंच कंपनी का गठन किया गया, जिसे फ्रेंच इंडिया कंपनी की का नाम दिया गया, जो एक सरकारी कंपनी थी, सरकार द्वारा जो है स्थापित की गई थी। इसे जो है नए उपनिवेश स्थापित करने और उनसे जो है व्यापार करने का काम सौंपा गया। और ये कंपनी जो है सबसे पहले 1668 ईस्वी में सबसे पहले सूरत में जो है इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सबसे पहले इन्होंने भी सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम और 1674 ईस्वी में पांडिचेरी में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो इस प्रकार 4 मुख्य शक्तियां जो भारत में प्रवेश करती है क्रम से, तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली प्रवेश करते हैं, उसके बाद डच के बाद अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजों के बाद जो है फ्रांसीसी आते हैं। इनका आपस में संघर्ष होता है, लेकिन तीनों शक्तियों को जो है पछाड़कर अंग्रेज भारत में स्थायी रूप से जम जाते हैं और भारत पर धीरे धीरे पहले तो व्यापार के रूप में और फिर जो है धीरे धीरे इनकी राजनीतिक संगठन बना लेते हैं और राजनीतिक शक्ति के द्वारा जो है ये पूरे भारत पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार 4 कंपनियां भारत में प्रवेश करती है और व्यापार के रूप में, लेकिन अंग्रेज जो है अपने उद्देश्य से सफल हो जाते हैं और इनकी फूट डालो और राज करो की नीति जो है काफ़ी सफल होती है। और यहाँ की जो अव्यवस्था थी, जो शून्यता उस वक्त व्यापक थी, उसका फायदा उठाकर अंग्रेज पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि अंग्रेजों के आगमन से समय मुगल सम्राट या मुगलों की स्थिति किस प्रकार की थी, तो उसके बारे में कि उनकी राजनीतिक स्थिति, हमारे भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय कैसी थी। तो जिस मुगल शासन की या जिस मुगल सत्ता की स्थापना जो है बाबर द्वारा की गई 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी और एक साम्राज्य स्थापित किया था, और आगे चलकर अकबर महान के समय में जो है वह साम्राज्य अपने विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया, क्योंकि अकबर की जो नीतियां थी वह काफ़ी प्रभावपूर्ण थी और उनकी जो धर्म सहिष्णुता की नीति थी वह काफ़ी सिद्ध हुई। इसके साथ साथ उनकी राजपूत नीति जो थी वह भी काफ़ी साम्राज्य विस्तार में सहायक सिद्ध हुई। तो अकबर ने काफ़ी साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन आगे चलकर जो उनके उत्तराधिकारी हुए, जैसे औरंगजेब हुए, तो औरंगजेब की जो नीतियां थी वह बड़ी कट्टरपूर्ण थी। तो इस कट्टरपूर्ण नीतियों के कारण जो है इनके राजपूत दुश्मन बन गए और फिर धीरे धीरे जो है, और इसके साथ साथ उनकी जो दक्षिण की नीति थी वह भी काफ़ी इस मुगल साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुई। तो 1707 में जब मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो इसका सबसे उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य में या मुगल व्यवस्था में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। जब भी किसी सम्राट की या शासक की मृत्यु होती थी तो उनके पुत्रों में जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए या संघर्ष प्रारंभ हो जाता था, वह संघर्ष करना शुरू कर देते थे और आपस में लड़ते थे, और इस लड़ाई में जो विजय होता था वही सम्राट बनता था। तो उसी प्रकार जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनके पुत्रों में जो है उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया, और इस संघर्ष में जो है इनका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम मोहम्मद मुअज्जम था, वह बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करते हुए शासक बना। और बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक जो है मुगल सम्राट बनता है और शासन व्यवस्था संभालता है। और इस काल में, इसके बाद जब 1761 में अब्दाली का
आक्रमण होता है, पहली बार आक्रमण होता है अब्दाली का, तो उसमें बहादुर शाह के समय जो है और उसकी मृत्यु के बाद भारत की स्थिति जो है बिल्कुल राजनीतिक स्थिति छिन्न भिन्न हो चुकी थी। किसी केंद्रीय सत्ता का आधिपत्य नहीं था। जागीरदार, जमींदार या दूसरे जो प्रांतीय राज्य थे वह अपनी मनमानी करने लग गए थे, क्योंकि कोई ऐसा शासक नहीं था जो उनको संगठित रख पाता या उनको संगठित रखने में सफल हो पाता। तो बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो एक इसी मृत्यु के साथ ही जो है भारतीय इतिहास का एक युग जो है समाप्त हो जाता है और मुगलों की सार्वभौमिक सत्ता का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है ऐसा कोई भी शासक नहीं रहा जो इन प्रांतीय राज्यों को संगठित रूप से रख सके या इन पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रांतीय राज्य जो थे वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके साथ साथ जो अमीर वर्ग था वह भी षड्यंत्रों में शामिल हो गया। तो इस प्रकार एक प्रकार से कहें राजनीतिक व्यवस्था जो उस समय षड्यंत्रों का केंद्र बन गई। अमीर वर्ग एक दूसरे को के साथ जो है षड्यंत्र में लगे रहे और शासक बनने और बिगाड़ते रहे। तो पूरी तरह से हम कहें कि जब अंग्रेजों का भारत आगमन होता है तो उस समय भारत एक पूरी तरह से शून्यता की, राजनीतिक रूप से शून्यता की स्थिति में था। हालांकि इस शून्यता को बढ़ने का काम मराठों ने किया, लेकिन फिर भी मराठे भी इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 ईस्वी में हो जाती है तो उसके बाद जहांगीर शाह शासक बनते हैं, मुगल सम्राट बनते हैं, जो मार्च 1712 से लेके फरवरी 1713 तक मात्र 10 महीने तक ही शासन व्यवस्था संभाल पाते हैं। और इसके बाद जहांगीर शाह की के बाद जो है सैयद बंधु, जिसे हुसैन अली और हसन अली दो भाई थे, जिनको सैयद बंधु के नाम से वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए और किंग मेकर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उस समय जो सत्ता पर पूर्ण रूप से इन सैयद बंधुओं का अधिकार हो गया था और ये किंग मेकर का काम करने लग गए थे और ये राजा बनाते और अपनी मनमर्जी से जिसको चाहे उसको राजा बनाते और जो है उसको राजा के पद से हटा देते, बादशाह के पद से हटा देते थे। तो जो है इन्होंने जहांगीर शाह को इन सैयद बंधुओं ने बेदखल कर दिया और इसको बेदखल करके जो दूसरा पुत्र था बहादुर शाह प्रथम का, फर्रुखसियर, उसको जो है शासक बनाते हैं और फर्रुखसियर शासक बनते हैं 1713 से लेकर 1719 तक जो है ये फर्रुखसियर शासक बनते हैं। और उसके बाद जब फर्रुखसियर ने इन सैयद बंधुओं की शक्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, उसे लगा कि ये सैयद बंधु जो है मुझे भी बेदखल कर, शासन सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। तो उसने सैयद शक्तियों को या सैयद बंधुओं की शक्तियों को नियंत्रित करने और का प्रयास किया, लेकिन सैयद बंधुओं ने जो है फर्रुखसियर को हटाने के लिए, बादशाह पद से हटाने के लिए मराठों से सहयोग मांगा और मराठों ने इसका सहयोग दिया और फिर जो है इनके बीच में संघर्ष होता है और संघर्ष में जो है फर्रुखसियर को मार डाला जाता है। और उसके बाद एक दूसरा राजा बनता है, बादशाह बनता है, वह जो है बनता है रफ़ी उद दरजात को जो है बादशाह बनाया जाता है। और यह 28 फरवरी 1719 ईस्वी में शासक बनता है और मात्र 4 जून और 1719 को ही जो है इसे बेदखल कर दिया जाता है, सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। और इसके बाद जो है रफ़ीउद्दौला को शासक बनाया जाता है। रफ़ीउद्दौला जो 6 जून 1719 से लेके 17 सितंबर 1719 तक शासन करते हैं। इसके बाद रफ़ीउद्दौला को भी शासक पद से हटा दिया जाता है और उसके बाद बनता है मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाया जाता है। ये जो मोहम्मद शाह था ये बड़ा ही भोगविलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, हमेशा भोगविलास में ही डूबा रहता था और इस कारण जो इसके इस रंगीन मिजाज के कारण ही इसका उपनाम जो है रंगीला पड़ा, क्योंकि ये बड़ा ही शौकीन मिजाज का था। कई बार ऐसा उल्लेख मिलता है इतिहास में कि ये कई बार जो है महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी जो है
दरबार में आ जाता था, कई बार नंगा होकर दरबार में आ जाता था। तो इस प्रकार का व्यवहार जो मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा किया जाता था, इसके कारण उसको रंगीला नाम दिया गया और इससे शासक बना जाता है। यह काफी समय तक शासन करता है क्योंकि ये मात्र एक कठपुतली शासक होता है और 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक जो है यह शासन करता है भारत पर या मुगल सत्ता पर। और इसी के शासनकाल के दौरान जो है नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में। जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करते हैं तो उस समय जो शासक मुगल शासक था वह मोहम्मद शाह रंगीला था। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करते हैं और फिर जो है वह नादिर शाह खूब लूटमार करते हैं और इस लूटमार के दौरान जो है उसे ऐसा अनुमान इतिहासकार लगाते हैं कि लगभग 15 करोड़ की संपत्ति जो है उसे धन संपदा प्राप्त होती है और इसके साथ साथ जो है कोहिनूर हीरा भी उसे प्राप्त होता है और कोहिनूर हीरे के साथ साथ जो है जो मयूर सिंहासन या जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था, जिसे शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान निर्मित करवाया था, तो उस मयूर सिंहासन को भी ये अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद जो है अहमद शाह, जब मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु 1748 ईस्वी में हो जाती है तो उसके बाद अहमद शाह शासक बनते हैं और अहमद शाह जो है 1748 ईस्वी से लेके 1754 ईस्वी तक शासन करते हैं अहमद शाह। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनते हैं और ये जो है 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक शासन करते हैं और उसके बाद अकबर द्वितीय शासक बनता है। जो बालक होता है अकबर द्वितीय की उम्र कम, मात्र 8 वर्ष ऐसा इतिहासकार मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला यह अकबर द्वितीय प्रथम शासक था, मुगल शासक था, जिसे जो अंग्रेजों के संरक्षण में बना था, यानी कि अकबर द्वितीय को जो है अंग्रेजों ने शासक बनाया था, इन अंग्रेजों के सहयोग से ये शासक बना था, तो इसे शासक बादशाह घोषित किया जाता है अंग्रेजों के संरक्षण में। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय प्रथम था और इसका सिंहासन जो है मात्र दिल्ली तक ही सीमित था, इसके अलावा इसका कोई साम्राज्य नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अकबर द्वितीय जो है 1806 से लेकर 1837 तक जो है एक शासक के रूप में, यानी कि नाम मात्र के शासक के रूप में कार्य करते हैं, शासन संभालते हैं। और 1837 के बाद जो है बहादुर शाह जफर मुगल शासक बनते हैं, लेकिन तब तक जो है काफ़ी क्षेत्रों पर या साम्राज्य पर जो है अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार हो जाता है, लेकिन ये भी जो है एक बादशाह के रूप में माने जाते हैं। और 1837 से लेकर 1857 तक जो है ये मुगल शासन करते हैं और उसके बाद 1857 की क्रांति होती है और उसके क्या परिणाम होते हैं वो हम सब जानते हैं। इसके बाद जो है किस तरह से जो है अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर अधिकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो मुगल उत्तराधिकारी हुए वो सारे के सारे निर्बल और अयोग्य हुए और स्वार्थी हुए। अपने स्वार्थ के कारण जो है ये संधियां करते रहे, षड्यंत्र रचते रहे, एक दूसरे को गिराने के लिए षड्यंत्र में शामिल होते रहे और इस प्रकार मुगल साम्राज्य जो बाबर द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके विस्तार में अकबर ने पूर्ण सहयोग दिया और अपने विस्तार की चरम सीमा तक पहुंचाया, लेकिन औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद ही जो है ये उत्तराधिकारी बड़े ही निर्बल और कायर कमजोर साबित हुए और अपने प्रशासन को, अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और इसके बाद जो है इनका साम्राज्य जो है पूर्णतः छिन्न भिन्न होता गया और अनेक प्रांतीय राज्य जो थे, जो पहले मुगल सत्ता के अधीन थे, इन निर्बल और कमजोर शासकों के काल में जो है उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और अनेक प्रांतीय स्वायत्त शासी राज्यों का उदय हुआ। तो ये प्रांतीय शास्य राज्य कौन कौन से थे जिनका उस समय उदय हुआ? तो सबसे पहले हैदराबाद की करें बात। हैदराबाद जो है प्रांतीय राज्य था जिसका उदय जो है इस मुगल काल के दौरान ही हुआ।
तो हैदराबाद जो था वह इसकी स्थापना या स्वतंत्र राज्य की सत्ता जो का है वह स्थापित करने वाले चिनकिलीज खां थे। हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाले चिनकिलीज खां थे, जिनका नाम उपाधि जो है निजाम उल मुल्क की उपाधि थी। इनको निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई और निजाम उल मुल्क की उपाधि के साथ ही हैदराबाद के स्वतंत्र शासक बने। तो इसकी बात करें हैदराबाद की, तो दक्षिण भारत में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो है चिनकिलीज खां था, जिसका उपाधि जो है निजाम उल मुल्क की थी। बहादुर शाह प्रथम ने अपने काल के शासनकाल के दौरान जो इसे अवध का सूबेदार बनाया था, इस चिनकिलीज खां को जो है अवध का सूबेदार बनाया था। और जब बहादुर शाह की प्रथम की मृत्यु हो गई और जहांगीर शाह जब शासक बने तो जहांगीर शाह के विरुद्ध जो है इन्होंने फर्रुखसियर का साथ दिया था। और इसी साथ के कारण जो है जब फर्रुखसियर शासक बनते हैं, इनकी सहायता से शासक बनते हैं, तो जो है इन्हें दक्षिण भारत की 6 सूबों की जो है सूबेदारी इनको सौंपी जाती है तथा इन्हें जो है फर्रुखसियर द्वारा खान खाना और निजाम उल मुल्क की उपाधि दी जाती है। और इसके साथ बाद जो है फर्रुखसियर के बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला शासक बनते हैं तो इनको वापस दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली बुलाकर जो है इनको वजीर का पद दिया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा वजीर का पद दिया जाता है, लेकिन ये अधिक समय तक जो है उस वजीर के पद से संतुष्ट नहीं हुए और वह वापस दक्षिण की तरफ भाग गए, दक्षिण की तरफ चले गए, अपनी वापस सूबे की तरफ चले गए। और यहाँ पर जो है मुबारिज खां जो दक्षिण का उस समय सूबेदार था, उसने इनका विरोध किया, लेकिन इनका विरोध जो है सफल नहीं हो पाया और मराठों की सहायता से जो है इन्होंने मुबारिज खां को हरा दिया, क्योंकि इन्होंने मराठों से सहयोग प्राप्त किया और मराठों की सहायता से मुबारिज खां को परास्त कर दिया, हरा दिया और उस हैदराबाद पर फिर से जो है अधिकार कर लिया। और आखिर में जो है विवश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने जो इनको दक्षिण के 6 सूबे दे दिए और निज़ाम ने जो है इनको हैदराबाद को अपनी इस निज़ाम उल मुल्क ने जो है हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र रूप से शासन कार्य करने लग गया। उसके बाद बंगाल और बिहार, उड़ीसा, तो बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का श्रेय जो है मुर्शीद कुली खां को जाता है। इन्होंने जो है बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। जब 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इसको यानी कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और उसके बाद 1727 ईस्वी में जब फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई इसकी मृत्यु हो गई मुर्शीद कुली खां की, तो इसका जो भतीजा और दामाद, यानी भतीजा भी था और दामाद भी था, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां बंगाल का व उड़ीसा का सूबेदार बना। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे मान्यता दी और 1733 ईस्वी में इसे बिहार का सूबा भी प्रदान कर दिया। अब जो है इसके पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का सूबा जो है इनको दिया गया, प्रदान किया गया। इस प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर जो है केंद्रीय सत्ता का प्रभाव नामात्र का रह गया और ये जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जो इनका पुत्र सरफराज खां नवाब बनता है या सूबेदार बनता है। वह एक अत्यधिक भोगविलासी और कायर प्रकार का व्यक्ति था और इस कारण बिहार के नायब सूबेदार, जो बिहार का उस समय नायब सूबेदार था अली वर्दी खां ने इस सरफराज खां पर आक्रमण किया और सरफराज खां मारा गया इस आक्रमण के दौरान। और इन तीनों सूबों यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों सूबों पर जो है अली वर्दी खां ने अधिकार कर लिया और इस अधिकार को जो है उस समय कमजोर शासक मुगल शासक ने जो है मान्यता प्रदान कर दी, मान्यता दे दी। 1740 से लेके 1756 ईस्वी तक जो है अली वर्दी खां ने इस बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जो है शासन किया 1756 ईस्वी तक। और अली वर्दी खां ने जो है अपने जीवन काल में ही, क्योंकि अली वर्दी खां की कोई ऐसा कहा जाता है कि उसकी कोई पुत्र नहीं था, केवल पुत्रियां थी, तो जो सबसे छोटी पुत्री थी उसके बेटे को, यानी सबसे छोटी पुत्री के बेटे को, जिसका नाम सिराजुद्दौला था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया
और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु होने के बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और फिर जो है सिराजुद्दौला ने अंग्रेज शक्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेज शक्ति उस समय जो है काफ़ी बंगाल में हस्तक्षेप कर रही थी। तो जो है सिराजुद्दौला ने नवाब बनने के बाद अंग्रेज शक्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, जिसके कारण जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में जो है ठन गई और युद्ध की स्थितियाँ पैदा हो गई। और उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें जो है सिराजुद्दौला की पराजय होती है और बंगाल पर जो है अधिकार कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। तो इस प्रकार बंगाल स्वतंत्रता खो देता है। उसके बाद अवध की बात करें तो अवध में जो है मीर मोहम्मद अमीन सादत, जिसे बुरहान मुल्क कहा जाता है, इन्होंने जो है स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। और यह जो है मुगल दरबार में, यानी कि जो बुरहान मुल्क था, यह मुगल दरबार में जो ईरानी थे उनका नेता था, ईरानियों का नेता था। और जब 1739 ईस्वी में सादत खां की मृत्यु हो जाती है, यानी कि बुरहान मुल्क की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद भतीजा जो है एवं दामाद, भतीजा और दामाद दोनों ही होता है, सफदरजंग नया सूबेदार बनता है। और 1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जो है शुजाउद्दौला अवध का नवाब बनता है। सफदरजंग की मृत्यु के बाद जो है इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बनता है। और इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और इस तृतीय युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ मराठों के विरुद्ध इसने दिया। और उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है और मराठे जो है पराजित हो जाते हैं और अवध जो है अंग्रेजों के संरक्षण में चला जाता है, या अवध का विलय कर लिया जाता है। उसके बाद अवध के बाद बात करें तो अवध के बाद जो है गुजरात जो है वो भी स्वतंत्र सत्ता के रूप में केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त हो गया था। और जब केंद्रीय सत्ता का पराभव हो गया तो इस पराभव के कारण जो है गुजरात पर नियंत्रण रखना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि गुजरात काफ़ी दूर पड़ता था, तो उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। तो इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर मराठों ने जो है गुजरात से चौथ वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया। मराठी जो है चौथ वसूली का अधिकार रखते थे, उन्होंने चौथ वसूली करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते गए। और उस समय जो है तत्कालीन जो सूबेदार था, गुजरात का सूबेदार अभय सिंह, उन्होंने मराठों को रोकने या मराठों को नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन मराठों ने अभय सिंह पर आक्रमण कर दिया और अभय सिंह पराजित हो जाते हैं और जोधपुर चले जाते हैं, जोधपुर के शासक की शरण में चले जाते हैं। और इस प्रकार गुजरात के वास्तविक शासक जो है मराठे बन जाते हैं। और आगे चलकर जो है बड़ौदा राज्य की स्थापना होती है और फिर जो है इस बड़ौदा राज्य पर जो है गायकवाड़ वंश का शासन चलता रहता है और उसके बाद अंग्रेज इस पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार गुजरात में भी स्वतंत्र सत्ता। और उसके बाद मालवा जो है, मालवा में मराठों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसमें होलकर, सिंधिया और पंवार, ये तीनों ने जो क्रमशः 3 राज्य स्थापित किए, प्रांतीय राज्य, जैसे इंदौर, ग्वालियर और धार। इन तीनों में जो मराठा शक्ति को विकसित किया इन तीनों ने, और आगे चलकर ये तीनों ही स्वतंत्र राज्य बन गए। उसके बाद बात करें पंजाब एवं राजस्थान की, तो जो है पंजाब के सुयोग्य सूबेदार जकारिया खान ने लंबे समय तक पंजाब में शांति और व्यवस्थाएं बनाए रखी, परंतु जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के कारण जो है पंजाब में अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई, तो इस समय जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की अयोग्यता और निर्बलता के कारण जो है कोई इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई और इसी अव्यवस्था का लाभ उठाकर जो है अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसमें जो 4 युद्ध होते हैं, जिसे आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है, तो जिसमें जो है रणजीत सिंह और उसके बाद जो है रणजीत के पुत्र दिलीप सिंह और उसकी पत्नी जो है दिलीप सिंह की शरणशिका बनकर के राज्य संभालती है, लेकिन अंग्रेज जो है उनको इन युद्धों में पराजित कर देते हैं और आखिर में जो है
पंजाब का विलय डलहौजी द्वारा कर लिया जाता है और दिलीप सिंह को जो है पेंशन देके अपनी माँ या संरक्षिका जो कहें उसके साथ जो है इंग्लैंड भेज दिया जाता है और इस प्रकार पंजाब का विलय भी अंग्रेजी शासन में हो जाता है। राजस्थान जो है अनेक स्वतंत्र राज्यों में बैठा हुआ था। राजपूत शासक शासन कर रहे थे और इसके साथ साथ जो है मराठा शक्ति काफ़ी प्रबल थी और मराठा शक्ति के अस्तित्व के कारण जो है राजस्थान केंद्रीय सत्ता से पूर्णतः अलग थलग ही रहा, वह इसकी राजनीति से दूर रहा। मैसूर पर जो है मैसूर की बात करें तो 18वीं सदी में जो है मैसूर राज्य पर चीका कृष्णराज जो वाडियार वंश का था उसका शासन था। चीका कृष्णराज जो वाडियार वंश का था, तो उस समय 18वीं सदी में जो है मैसूर पर चीका कृष्णराज का शासन था और परंतु वह एक नाम मात्र का शासक था। शासन की जो समस्त शक्तियां थी वह देवराज और नंदराज दो भाई थे। देवराज व नंदराज। शासक तो चीका कृष्णराज था जो वाडियार वंश का था, लेकिन शासन की जो समस्त शक्तियां थी वह इन दो भाइयों, जिस प्रकार मुगल समय में वो सैयद बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, जो किंग मेजर के नाम से हसन अली और हुसैन अली, उसी प्रकार यहाँ पर जो है मैसूर में देवराज और नंदराज दो भाई जो है वह किंग मेजर का काम कर रहे थे। वास्तविक शक्तियां जो साम्राज्य की शक्तियां थी, राज्य की शक्तियां थी, वह इन दो भाइयों में ही केंद्रित थी। और बाद में जब नंदराज सर्वेसर्वा बन गया और उसी समय जो है हैदर अली नंदराज की सेना में नायक के पद पर था। जो हैदर अली बाद में मैसूर के शासक बनते हैं, वो इस नंदराज की सेना में सेना नायक के पद पर थे। हैदर अली अनपढ़ तो था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था क्योंकि वह अनपढ़ था, लेकिन अनपढ़ होने के साथ साथ वह बड़ा ही शक्तिशाली और असाधारण प्रतिभा का धनी था। 1750 में हैदराबाद के निजाम जब नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है या हत्या हो जाती है, नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है, तो उस समय जो है हैदर अली अपने सैनिकों के साथ हैदराबाद में ही था। जब हैदराबाद के निजाम की हत्या की जाती है तो ये अपने सैनिकों के साथ हैदराबाद में ही था। और जब विरोधियों ने निजाम की हत्या करके उनका शाही कोष लूट लिया और लूट कर ये जब भाग रहे थे, तब हैदर अली ने उन पर आक्रमण कर दिया और लूट का सारा माल जो है अपने कब्जे में ले लिया और इस प्रकार उसकी जो है अतुल संपत्ति जो है हैदर अली को प्राप्त हुई। और इसके साथ साथ 1776 ईस्वी में जो है मैसूर के राजा की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जो है हैदर अली ने अपने आप को जो है सुल्तान घोषित कर दिया और मैसूर का शासक बन बैठा। और इसके बाद जो है हैदर अली और अंग्रेजों का संघर्ष होता है और इसमें जो है 4 जो युद्ध होते हैं प्रमुख अंग्रेजों के बीच में, आंगल और मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। 4 युद्ध होते हैं। प्रथम युद्ध में हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान, इसका हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है और 3 युद्ध टीपू सुल्तान के साथ होते हैं। तो अंतिम युद्ध में जो है टीपू सुल्तान भी मारा जाता है। तो टीपू सुल्तान जो था, इसके बारे में भी छोटे मोटे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि टीपू सुल्तान वह मैसूर का शासक था जो नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र व्यवहार करता था, क्योंकि अंग्रेज शक्ति का दमन करने के लिए टीपू सुल्तान ने जो है एकमात्र आशा थी, वो थी नेपोलियन बोनापार्ट। तो वह नेपोलियन बोनापार्ट का सहयोग प्राप्त करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र व्यवहार करता था। और इसके साथ साथ जो टीपू सुल्तान था, इसे जो है सीधा साधा देते भी कहा गया। तो इस प्रकार कुछ ऐसी प्रांतीय स्वायत्त राज्य जिनका उदय उस समय होता है। इसके बाद आते हैं मराठे, जो अंग्रेजों के प्रबल प्रतिद्वंदी थे। उन मराठों के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।